द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगी। राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पर खुसूसी तौर पर 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। तीनों अफवाज की तरफ से यहाँ पर सलामी दी जाएगी। राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देगा। राष्ट्रीय सल्यूट मध्य देख। TVG Commandant Colonel Anup Tawari giving the command. The President of India, Srimati Draupadi Murmu, boarding her vehicle along with former President Shri Ram Nath Kovind. ये काफिला नॉर्थ कोर्ट की ओर बढ़ता हुआ, जहां से अब राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति कमेटी रूम की तरफ जाएंगे। Here at the North Court, awaiting the arrival of the new president, personnel and staff of Rashtrapati Bhavan. Greeting their new president. राष्ट्रपति भवन स्वागत कर रहा है नए राष्ट्रपति का, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और उनके साथ पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। The President moves towards the committee room and also her new office and her new residence. राष्ट्रपति भवन के इस भव्य गलियारे पर पूर्व राष्ट्रपतियों के चित्र, कावेरी जो कमेटी रूम है उस ओर प्रस्थान। This magnificent building, sandstone, pink and cream, the Rashtrapati Bhavan has a fabulous history of its own. तो द्रौपदी मुर्मू मुल्क की 15वीं सदर जमहूरिया बन गई हैं और इस वक्त वो राष्ट्रपति भवन में अपने ऑफिस में है और उन्हें पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में CJI ने द्रौपदी मुर्मू के ओहदे का हलफ दिलाया। और इस तारीखी मौके पर राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और मरकज़ी वज़रा सिफारती मिशनों के सरबराह मौजूद रहे। और इस हलफबरदारी तकरीब के बाद द्रौपदी मुर्मू ने एक मुख्तसर सी तकरीर की। उस तकरीर में उन्होंने अपने सियासी सफ़र का अहाता किया और साथ ही उन्होंने पूरे मुल्क का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि इस जमहूरी मुल्क में, ये जमहूरी मुल्क की ही ताकत है कि एक कबायली बेटी को
हिंदुस्तान ने सदर जमहूरिया के इस अजीम ओहदे पर फायज किया है। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करती हूँ। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहेगी। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जब हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। ऐसे ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आज़ाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी उनकी पूर्ति के लिए इस अमृत काल में हमें तेज गति से काम करना होगा। तो हलफबर्दारी के बाद खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जमहूरियत की ताकत ने उन्हें आला तरीन ओहदे तक पहुंचाया है। उन्होंने मजीद कहा कि सदर के बावकार ओहदे तक पहुंचना उनकी ज़ाती हुसूलियाबी नहीं बल्कि तमाम गरीबों की हुसूलियाबी है। द्रौपदी मुर्मू ने मजीद कहा कि सदर के ओहदे के लिए उनकी नामजदगी इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान में गरीब न सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं बल्कि उसे हकीकत में बदल भी सकते हैं। अपने खिताब में द्रौपदी मुर्मू ने अपने अब तक के सफ़र पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि ये इत्तेफाक है कि उन्होंने मुल्क की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर अपने सियासी सफ़र की शुरुआत की थी और अब इस मौके पर सियासी सफ़र की शुरुआत की थी और अब जबकि मुल्क की आज़ादी के 75 साल में कदम रख रहा है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ देर पहले ही सदर जमहूरिया के ओहदे का हलफ लेने के बाद दस्तखत करते हुए पार्लियामेंट हाउस में सदर मुर्मू ने अपने इस खिताब में मुख्तसर अंदाज में बहुत सी चीज़ों का जिक्र करते हुए साथ ही नौजवानों को भी उम्मीद दिलाई कि नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल है और वो हमेशा उनके साथ रहेंगे।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द खबरनामे में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। बाराबंकी सड़क हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 8 हो गई है। हादसे में जख्मी हुए अफराद में 3 की हालत नाजुक है। उन्हें इलाज के लिए लखनऊ ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर यह हादसा लूनी कटरा इलाके में हुआ है। बस सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही थी। आधार कार्ड से वोटर शनाख्ती कार्ड मुंसलिक करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। आधार से वोटर शनाख्ती कार्ड को जोड़ने के लिए इंतखाबी कानून में की गई तरमीम के खिलाफ कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अदालत में अर्जी दाखिल की है। उन्होंने इस इक़दाम को गैर आईनी करार दिया है। उन्होंने इसे राजदारी के बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी भी बताया है। इस अर्जी पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच समाअत करेगी। वाराणसी कोर्ट में आज ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुनवाई है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की जानिब से दलाइल पेश किए जाएंगे। आपको बता दें कि अदालत इस केस की बरकरारी पर समाअत कर रही है, यानी यह मामला अदालत में चलने के काबिल है या नहीं। काबिल जिक्र है कि हिंदू खवातीन अकीदतमंदों की तरफ से दायर दरख्वास्तों में मंदिर में हर रोज़ पूजा करने के हक में मांग की गई है, जो कि मस्जिद के अहाते के अंदर है, और मंदिर की बहाली के लिए मस्जिद ही के कुछ हिस्से को हटाने का मुतालबा किया गया। गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद केस की समाअत 20 मई को सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच के सामने हुई थी, जिसके बाद इस मामले को वाराणसी के सिविल जज की अदालत से डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया था। मथुरा शाही ईदगाह तनाज़े पर आज से अदालत में रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। हिंदू फरीक ने अदालत से सबसे पहले कमिश्नर से ईदगाह का सर्वे कराने का मुतालबा किया है, जबकि ज़राए के मुताबिक इस मामले में शाही मस्जिद के सेक्रेटरी एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि वह अदालत को केस के कमज़ोर नुकात से आगाह करेंगे। अदालत में उनकी तरफ से एडवोकेट GP निगम, नीरज शर्मा और अबरार अहमद सौरभ मौजूद रहेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास ने ईदगाह की जमीन को मंदिर बताया है। महाराष्ट्र में हुकूमत बन चुकी है, लेकिन अभी तक काबीना में तौसी नहीं हुई है। इस हवाले से न्यूज़ 18 उर्दू से शिवसेना लीडर मनीषा गांधी ने खास बातचीत की। उन्होंने काबीना में तौसी में ताखिर पर कई सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र में सरकार बन चुकी है, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। साथ ही जिस तरह से दिल्ली में मंत्रिपरिषद सभी राज्य के मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हैं उन्हें बुलाया गया था, खुद मोदी जी उस पूरे मंत्रिमंडल को संबोधित कर रहे थे। उस वक्त देखा गया कि वहाँ पे बाकायदा देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के डिप्टी CM है वो बैठे थे। इसे लेकर शिवसेना की प्रवक्ता मनीषा कायंदे ने ट्वीट भी किया था। मैम, आपने ट्वीट किया है वो फोटो, किस तरह की सच्चाइयाँ हैं उस फोटो में? देखिए, जो फोटो वायरल हो रहा है उसमें हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं दिख रहे। जो सरकार नाम की एक स्थापना आज दिख रही है, 2 ही मंत्री है, सब 2 ही लोग निर्णय ले रहे हैं। ठीक है, हम भी देखेंगे। हमको भी इसी प्रकार का, जब 15 दिन हमारा मंत्रिमंडल उद्धव ठाकरे जी का नहीं हुआ था, तभी ये लोग आए दिन मीडिया पे बता रहे थे मंत्रिमंडल नहीं है, मंत्रिमंडल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अब क्या हो रहा है? आज 1 महीना हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गया। 21 तारीख को ये सब हुआ था। तो ऐसा है कि आप दूसरों पे उंगलियां उठाते हो। आज उस बैठक में, जो मुख्यमंत्रियों की बैठक है, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं नज़र आ रहे। तो एक महाराष्ट्र के एक आम जनता के तौर पर हमें लगता है भी हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? उप मुख्यमंत्री है तो ठीक है, हमें उसे कोई आपत्ति नहीं है, मगर मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? क्या उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है दिल्ली में? क्या अब हम देख रहे हैं कि 15 दिन में 4-4, 5-5, 6-6 बार दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ घंटों इनको इंतज़ार करना पड़ रहा है, 20-20 घंटे। हर एक छोटी चीज़ के लिए उनको दिल्ली के सामने झुकना पड़ रहा है। तो ये आम जनता देख रही है, हम भी देख रहे हैं। लेकिन ये बैठक तो मुख्यमंत्रियों की थी, और शिंदे साहब तो अपने आप को आज भी शिवसेना कहते हैं, तो बीजेपी के मुख्यमंत्रियों में शिंदे साहब कैसे बैठ सकते? हो सकता है इसी वजह देवेंद्र जी बैठे हो? ये बहुत सारा अजूबा है, और इसीलिए ऐसा है कि महाराष्ट्र की जनता आज देख रही है आपके माध्यम से
मगर एक ना एक दिन इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। जिस तरह से देखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है, 8 तारीख को दोनों ही गढ़ को बुलाया है, खास करके चुनाव चिन्ह को लेकर, क्या शिवसेना इससे लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने में तैयारियां कर रही है? बिल्कुल, हम पूरी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और जो कुछ भी फैसला होगा, इलेक्शन कमीशन का हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हम आखिर तक लड़ते रहेंगे। और आज देख रहे हैं माननीय उद्धव जी कल काला चौकी मुंबई में थे, कितने शिवसैनिक उनके साथ है। आदित्य जी की पूरा महाराष्ट्र दौरा हो चुका है, शिव संवाद यात्रा, उसमें भी आप देखेंगे कि पैठन वगैरह मराठवाड़ा रीजन से हमारे जो 4-4, 5-5 वहाँ से भाग गए हैं आमदार, तो विधायक, तो देखिए कि जनता आज शिवसेना के साथ है। जो आम शिवसैनिक है वो शिवसेना के साथ है, माननीय उद्धव जी के साथ है, माननीय आदित्य जी के साथ है। तो इससे हमें हमें पूरी विश्वास है कि न्याय देवता ये सब देख रही है। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से देखा गया कि शिंदे ग्रुप के काफ़ी लोग गए हैं, शिवसेना के कुछ नेताओं को अभी भी उम्मीद है कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो शिवसेना के कई विधायक जो उनके साथ गए, सांसद गए, वो वापस शिवसेना में आ सकते हैं। देखिए, इन सबको बहका कर लिया गया है, उनको एक झूठा चित्र दिखाया गया है, उनको एक चित्र दिखाया गया है राम राज्य का कि कैसा होगा, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, उनको अलग अलग प्रलोभन भी दिखाए गए और इसी वजह से ये सब गए हैं। एक न एक दिन उनकी आंखों में आंसू ज़रूर आएंगे। वापस आएंगे लगता है? अभी तो आना भी शुरू है। अभी तो कल ही आपने देखा कि पुणे के एक व्यक्ति, एक शिवसैनिक, उन्होंने माननीय उद्धव जी को कहा है कि मैं वापस आना चाहता हूँ, कृपया मुझे वापस लीजिए। तो ये शुरुआत है और वहाँ भी जो लोग गए हैं वो भी आजमा रहे हैं। तो इसमें जीत जो है सच्चाई की जीत होगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मनीषा गांधी जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि जो शिवसैनिक छोड़ के शिंदे ग्रुप के साथ गए हैं वो काफ़ी लोग शिवसेना में आना चाहते। मुंबई से सरोज के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। नोबेल इनाम याफ्ता माहिर माशियात अमृता सेन ने बंग विभूषण सम्मान लेने से इनकार कर दिया है। उनकी बेटी अंतरादेव सेन ने बताया कि उनके वालिद ने कहा कि वो बेशुमार एजाज़ात व इनामात हासिल कर चुके हैं, अब वो चाहते हैं कि नए लोगों को ये अवार्ड दिए जाएं। इक़्तिसादियात के शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम देने के एतराफ़ में मगरबी बंगाल हुकूमत ने अमृता सेन को बंग विभूषण सम्मान के लिए नामजद किया था। ख्याल है कि गुज़श्ता दिनों बाएं बाजू की जमातों ने रोशन ख्याल दानिश्वरों से नौजवानों का हक मारने वाली बदउनवानी मगरबी बंगाल हुकूमत का अवार्ड न लेने की अपील की थी। फरीद हज की अदायगी के बाद हुजाज इकराम की वापसी का सिलसिला जारी है। कल मुंबई एम्बारकेशन से रवाना होने वाली हुजाज इकराम की पहली फ़्लाइट मदीना मुनव्वरा से मुंबई एम्बारकेशन पॉइंट पहुंची। मुंबई एम्बारकेशन से रवाना होने वाले हुजाज इकराम की वापसी का सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रहेगा। कमेटी ने जो इस मरतबा इंतज़ाम किया, हमें तहे दिल से बहुत खुशी है। हम तमाम मेंबरान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमें किसी किस्म की वहाँ पे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, ना किसी किस्म की परेशानी हुई। और ख़ास तौर पे जो हमारे खादिम थे जब्बार भाई, इन्होंने हमें बेतहाशा सपोर्ट किया। हम अल्लाह ताला से उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके हर दुआओं को और हर जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। और मैं इंशाअल्लाह ताला आइंदा साल के लिए भी मैं ये करूँगा कि आपकी जो कमेटी है, जो मैनेजमेंट है, हमको शुरू से पहले दिन से लास्ट तक के किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम मेंबरान एक साथ ऐसे मिलजुल के काम करें और अपने कौम के लिए सहयोग करें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोरोना से मुतासर। जी हाँ, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोरोना से मुतासर हैं। खुद को आइसोलेट किया है तुषार मेहता ने। बड़ी खबर इस वक्त की, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी कोरोना से मुतासर हुए हैं और उन्होंने बताया कि वो खुद को उन्होंने आइसोलेट कर लिया है। तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोरोना से मुतासर हुए, खुद को उन्होंने आइसोलेट किया है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।